अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। पिछले हफ्ते जो आपने तीनों स्टोरी सुनी उनके पीछे मैंने बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक लगाया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद भी किया और कुछ लोगों ने उसके अंदर लिखा हुआ था कि नहीं, म्यूज़िक नहीं, हमें आपकी वॉइस को ही सुनना है। तो ज़रूर मैं राय आपकी लेना चाहूँगा। म्यूज़िक का मतलब ये होता है कि म्यूज़िक आपको हेल्प करता है अगर आप इमेजिनेशन या ख़यालात में हैं। जिस तरह आप स्टोरी सुनते हैं, आप एक ख़यालात में जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है ये आपको वहाँ पहुँचने में हेल्प करता है। हाँ, आपको इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, इसका लेवल और कम कर देता हूँ, लेकिन हल्का हल्का अगर पीछे म्यूज़िक चलेगा तो यकीन मानिए कुछ अरसे बाद वो तमाम लोग जो मुझसे कह रहे हैं म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा, यही कहेंगे कि म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मुराकबा करते हैं या जब मेडिटेशन करते हैं तो मुराकबा में जाने के लिए म्यूज़िक ना चल रहा हो, आप ऐसे बैठे हैं, बड़ा मुश्किल होता है। जब आपके कानों में हेडफोन होते हैं और मुराकबा के लिए या मेडिटेशन के लिए आप बैठते हैं और कानों में म्यूज़िक चल रहा होता है, आंखें बंद करते हैं, तो फिर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए आप मेडिटेशन या मुराकबा कर रहे हैं। तो कहानी में इन्वॉल्व होने के लिए उस सारी मंजर कशी जो मैं लफ्ज़ों में कर रहा होता हूँ, उस जगह पे पहुँचने के लिए ये म्यूज़िक आपकी बहुत हेल्प करेगा। कुछ अर्सा और देखिए, नहीं लगेगा अच्छा तो मैं हटा दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है मेडिटेशन की तरह ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात, किसी ने लिखा हुआ था, मैंने अपनी एक ज़िंदगी की कहानी सुनाई। जिन्नात से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हुआ था। कुछ लोगों के नीचे कमेंट्स थे कि इतनी सी कहानी को मदर भाई आप इतना लंबा खींच देते हैं, आप इसको शॉर्ट भी सुना सकते थे, इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहानी अगर आप इसलिए सुनते हैं कि आपको हॉरर सुनना है कि कोई हॉरर वाक़या, तो याद रखिए कहानी असल में एक थेरापी है, एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी वर्जिश है, दिमाग की थेरापी है। बहुत सारे लोग खुशी के लिए अपनी नींद न आने की वजह से जो परेशान होते हैं, खुशियां नहीं होती, टेंशनें होती हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यकीन मानिए ये कहानी भी अगर आप सोचें तो ये आपको उन लम्हों में एक दुनिया में पहुंचा देती है जहां से कहानी ख़त्म होने पे आप वापस आते हो। मैं तो यहाँ पे था, कहानी के दौरान आप वहीं पहुंचे होते हैं। किसी ने ये भी नीचे कमेंट्स किया हुआ था कि इतनी लंबी कहानी में ऐसे इन्वॉल्व हुए, कब ख़त्म हुई मज़हर भाई पता ही नहीं चल सका, ऐसा लफ्ज़ों का आपने जादू चलाया। तो कहानी को इस तरह लें, जल्दी जल्दी सुनाने में क्या है। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ इसकी मंजर कशी ना करूँ, 3 मिनट में कहानी ख़त्म हो जाएगी। एक बंदा था, वो जा रहा था, रास्ते में उसने जिन को देखा था, काला स्याह था, जिन खड़ा हुआ था, उसने देखा, उसने दौड़ लगा दी। ये है कहानी। अब बताएं, मजा आया आपको? मूवी जब भी देखते हैं, किसी भी इंग्लिश इंडियन मूवी को आप जब देखते हैं, क्या होता है, जैसे मूवी शुरू होती है सीधा जिन आता है, आपको दिखाता है और डराता है और उसके बाद चला जाता है। नहीं, एक पहले कहानी सुनाई जाती है, मूवी के अंदर भी एक माहौल बनाया जाता है, उसके बाद जाके आपको वो सारा दिखाते हैं कि उनके साथ फिर ये हुआ और ये हुआ। ये जिंदगी के कुछ असूल हैं, मैं इनको तोड़ूंगा, आपको मजा नहीं आएगा। अहम बात यह है, इस कहानी को आप थेरापी के तौर पे लें। यकीन मानिए मैं आपको सच्ची बात है, दिल से बात कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरी कहानी आप सुने, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद भी सुनता हूं अपनी कहानी को। मुझे नींद नहीं आ रही होती, मैं अपनी कहानी लगाता हूं, सो जाता हूं। अगर उन लफ्ज़ों में ऐसी कुछ है कि मेरे जैसा बंदा खुद अपने लफ्ज़ों से सो रहा है, तो आप उसको इस तरह क्यों लेते हैं कि जल्दी से हॉरर आए और मैं चला जाऊं? उस कहानी को एंजॉय किया करें। अगर आप इस कहानी को सुन के एंजॉय करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी के वो आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट आपने बेहतरीन अपने दिमाग को टाइम दिया है, अपनी ज़ात को टाइम दिया है। और आज के दौर में सबसे बड़ा काम है अपने आप को टाइम देना। तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को टाइम दीजिए। स्टोरी लंबी है, छोटी, इसको छोड़िए, स्टोरी को एंजॉय कीजिए। आपके लाशऊर के अंदर आपको खुशी मिल जाएगी। आपको नहीं पता, आपने स्टोरी सुनी, आपके अंदर खौफ नहीं आएगा। लाशऊर के अंदर वो टाइम ऐसा आपका गुजरेगा कि उस लाशऊर, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, आप एक ऐसी जगह से होके आएंगे कि फिर आपकी मेमोरी के अंदर कुछ और महफूज हो गया, आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। आज की कहानी जिस भाई ने भेजी है उनका नाम है फर्जी, रिहान, KPK।
KPK से उनका ताल्लुक़ है। शहर आगे कुछ और है जो मैं नहीं बताने जा रहा, नाम भी उनका फ़र्ज़ी इसलिए करने चाह रहा हूँ। एक इंतहाई पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 2015 से कहते हैं ऐसा नशा चढ़ा है आपके प्रोग्रामों का, आपके ब्राज का और आपकी स्टोरी का। अभी भी स्टोरी के 440 के करीब एपिसोड, 440 एपिसोड जो चल रही है, मेरी तो 500 मुकम्मल हो गई। वो कह रहे हैं मैं 440 पे पहुंचा हूँ। उसकी रीज़न ये, मैं मज़े ले ले के सुनता हूँ, मुझे नशा लग चुका है हॉरर स्टोरी का, और मेरी फैमिली भी सुनती है। हम पठान फैमिली से, इसलिए नाम जितने भी हैं आप फर्जी कर लीजिएगा। और उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से मुझे कहानी सुनाई। 5 सफ़े उन्होंने, वॉइस मैसेज है, 5 सफ़े रखे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा जी मज़हर भाई अब ये उनकी कहानी है, सुना ली, सफ़ा पलटा, लिख लिया था, कहीं मैं भूलूँ ना। और अपनी फैमिली के जितने भी वाक़यात थे उन्होंने मुझे सेंड किए हैं। पहला जो उन्होंने वाक़या सेंड किया है, उनके कज़न का नाम उन्हीं के ख्वाहिश पे मैं फ़र्जी रखने जा रहा हूँ, मजीद रखा है मैंने, मिलता जुलता नाम है। ये कहानी है तकरीबन 2014 या 16 के दौरान की। ये जो 2014 या 16 का लफ्ज़ है, ये मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मकसद कहानी सुनाना होता है और लोकेशन भी सही बताना ज़रूरी नहीं होता। पेशावर के करीब यहीं समझिए, बहुत सारे शहर हैं, वहीं की ये कहानी है। सही मजीद एक ऐसा बंदा था जो अच्छे खासे यार दोस्त उसने बनाए हुए थे। मिलना मिलाना उसका काफ़ी जगहों पे था। अक्सर उसके दोस्त उसके तरफ रहने के लिए आए रहते थे। जब इंसान खुश इखलाक होता है, दोस्त भी उन पे जान निछावर करते हैं। वो भी अपने दोस्तों पे जान निछावर करता था। पठानों के अंदर एक रिवायात है उस साइड पे जहां कहते हैं हम रहते हैं, हमारे हर घर के साथ एक मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया जाता है। सराइकी कल्चर में जाएं तो हम इसको डेरा कहते हैं। जहां मेहमान आते हैं तो उनको डेरे पे ठहराया जाता है। रेहान भाई कह रहे हैं हमारा इलाके में हर घर के साथ तकरीबन घर से जुड़ा हुआ ही एक गेस्ट हाउस होता है। मुझे खुशी रेहान भाई की एक बात भी, वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में टोटल 3 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं अभी तक। उनके वॉइस मैसेज है, मज़हर भाई एक आपका सब्सक्राइब किया हुआ है, एक मौलाना तारिक जमील साहब का किया हुआ है, और एक सऊदीया के शेख हैं उनका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया है। 3 के अलावा रेहान भाई कहते हैं मैंने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। लव यू सो मच रेहान भाई, अल्लाह ताला आपको कुछ रखे। सो मजीद भाई कभी किसी दोस्त को मिलने के लिए जाते और कभी काफ़ी दोस्त उनके पास रहने के लिए आते। उन्होंने घर के साथ जो एक गेस्ट हाउस बनाया था वो काफ़ी बड़ा था। उसकी 4 दीवारी थी, बाहर एक मेन गेट था। मेन गेट को जब आप खोलें तो एक बड़ा सा सहन आ जाता था। सहन से आगे एक बरामदा बना हुआ था। गर्मियों में जिस तरह दिल चाहता है बाहर लेटने को, अगर बारिश आ जाए तो बरामदे में चारपाइयाँ डाल दी जाती हैं। उस बरामदे को जैसे खोलें तो आगे एक हाल नुमा कमरा आ जाता है। उस हाल नुमा कमरे से आगे 2 कमरे बने हुए हैं मेहमानों को ठहराने के लिए। हाल में बैठने के लिए, खाना पीना, बैठना, गपशप और सोने के लिए वो अपने कमरों में चले जाएं। अक्सर इस गेस्ट हाउस के अंदर मेहमान खाना कहना चाहिए। गेस्ट हाउस से मुराद लोगों का, क्योंकि मैंने पहले कहानी भी सुनाई है पीछे, जहाँ पे किराए पे कमरे अवेलेबल होते हैं, लोग आगे रहते हैं, ये मेहमान खाना इसको कह लें। अक्सर मेहमान आए रहते, लेकिन जब यहाँ पे मेहमान नहीं होते या जब मेहमान चले जाते तो बाकायदा कमरों की सफाई करके, हाल की सफाई करके इनको ताला लगा दिया जाता, बंद रहते थे। ये तकरीबन एक दोपहर का ही टाइम था, 3-4 बजे का। मजीद को किसी काम से मेहमान खाने में जाना पड़ गया। क्योंकि घर के साथ मिला हुआ ये मेहमान खाना था तो वो घर से निकला, उसने चाबी उठाई, गेट का ताला खोला। गेट का ताला खोलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। सूरज हर तरफ अपनी रोशनी बखेर रहा था। अंदर एक उजाला सा था, दिन की रोशनी सी थी। और वो चलता हुआ आगे बढ़ा और उस दरवाजे को खोला जो सहन बरामदा क्रॉस करने के बाद था। सहन से चलता हुआ वो बरामदे में पहुंचा और बरामदे के आगे वो मेन दरवाजा था जिसको खोलने पे आगे हाल था और हाल के आगे कमरे बने हुए थे। ये जो हाल बना हुआ था, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह का था कि काफ़ी कुर्सियाँ भी रखी हुई थी, मेज़ें भी रखी हुई थी कि मेहमान खाना खाने के लिए। डाइनिंग टेबल तो नहीं लगाई हुई थी, लेकिन कुर्सियाँ, मेज़ें, साइड पे कोई बैठना चाहे, कोई नीचे बैठना चाहे, पूरा एक काफ़ी बड़ा हाल था। इस तरह का उसके अंदर अरेंजमेंट था।
उसने ताला खोला, उस लकड़ी का दरवाज़ा ओपन किया और जैसे इंसान शाम के टाइम 3-4 बजे दिन के टाइम अपने घर में अपने मेहमान खाने में दाखिल होता है, ऐसे ही उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उसको एहसास हुआ, जैसे ही उसने लाइट जलाई उस घुप अंधेरे हाल कमरे की, तो उसको लगा अंदर तो कोई मौजूद है। जैसे ही दरवाज़ा खुला गया उस वक्त भी एक एहसास सा हुआ, हलचल है, लेकिन एक दिन की रोशनी थी, खौफ किस बात का। उसने फौरन लाइट ऑन की, जैसे ही उस हाल कमरे की लाइट ऑन हुई तो उसने देखा सामने सफेद शलवार कमीज पहने काफी लोग मौजूद हैं और उन्हें सर के ऊपर बड़ी बड़ी सफेद पगड़ियां बांधी हुई हैं। लाइट जलाते ही वो एक चौंक सा गया। वो जो सामने 2 कमरे बने हुए थे जो मेहमानों को जिनको ठहराया जाता था, उनके दरवाजे भी बंद थे। इस लम्हे वो दरवाजे भी खुले हुए थे। कुछ लोग तो सामने ही मौजूद थे, लेकिन दरवाजों से अंदाजा होता था अंदर भी हलचले। ऐसे ही बहुत सारे लोग अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन कदो कामत इतनी लंबी, 6-6 फुट से भी ज्यादा, सबके सब पतले सुक्के से, कमजोर से और लंबे लंबे से। एक सेकंड लगा उसको समझने में। चाबी हमेशा मेरे पास होती है, मेरे अलावा ये चाबी किसी के पास नहीं होती। कैसे पॉसिबल है कि कोई दरवाजा खोल के अंदर चला जाए लेकिन बाहर ताले लगे हों? हां, यह भी तो हो सकता था कि किसी के मेहमान आए हों और वो अंदर ठहरा के, लेकिन बाहर क्या वो ताला लगाकर चला गया? उन लोगों को देखते ही वो जो इंसानी शक्लों के अंदर मौजूद थे, लेकिन कदो कामत बहुत लंबी थी, अभी वो यही सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा उन कमरों में से भी मजीद जो लोग बाहर निकले, वो तो कद में इतने ऊंचे थे, जो बाहर खड़े थे उनसे भी कई गुना ज्यादा ऊंचे। और जब वो झुक के दरवाजे से बाहर निकले और सामने आकर खड़े हुए तो उनके कद बाकायदा छत को लग रहे थे। उसी लम्हे समझ गया ये इंसान नहीं है। रंगो रूप एक इंसानों की तरह था। वहां पठान कल्चर के जिस तरह लोग थे, गोरे चिट्टे से, वैसे ही वो थे, लेकिन कदो कामत ये किसी भी इंसान की नहीं हो सकती थी कि वो कमरों से इस अंदाज से बाहर निकल रहे थे कि झुक के उनको बाहर आना पड़ रहा था। और बाहर भी जब आके खड़े हुए तो उनके सर छतों को लग रहे थे। उसने जैसे ही देखा वहीं से ही वो मुड़ा, अभी भागने ही लगा था। आखिरी चीज जो उसने देखी, अभी वहीं खड़ा ही था और जैसे ही उसने कमरों से बाहर निकलते हुए देखा और वो भागने की सोच रहा था, तो आगे खड़े हुए जितने भी वो लंबे लंबे से जो इंसान नुमा मखलूक खड़ी थी, उन्होंने कुर्सियां इस अंदाज में उठानी शुरू कर दी जिससे वो समझ गया कि ये मुझे मारने लगे। उन्होंने कुर्सियां उठाई और पीछे से कुर्सियां मजीद की कमर की तरफ फेंकी, लेकिन वो भाग चुका था। जैसे ही वो वहां से मुड़ा भागता हुआ, सहन से, बरामदे से होता हुआ बाहर जा रहा था, तो उसने देखा अंदर बाकायदा जो पड़ी हुई चारपाइयां थीं वो हवा में उड़ रही थी, जैसे उठा उठा के कोई उनको फेंक रहा है। और उसके पीछे कुर्सियां उड़ती हुई आ रही थी। शुक्र है खुदा का उसको कोई कुर्सी नहीं लगी, वरना वो कुर्सियां इतनी जोर से फेंकी गई थी कि अगर कोई इंसान कुर्सी को फेंकता भी सही तो इतनी दूर तक कुर्सी उड़ती हुई नहीं आ सकती। वो चाहते तो उसको मार भी सकते थे, लेकिन शायद उनका मकसद डराना था, क्योंकि कुर्सियां इतनी दूर आके गिर रही थीं जो किसी इंसान के बस का काम नहीं था। वो भागता हुआ बाहर चला गया। यकीनन जितना वो खौफजदा होकर भागता हुआ बाहर गया था, सब जो देखने वाले थे वो परेशान हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? उसको सांस चढ़ी हुई थी। उसको रोका गया और उससे जब पूछा गया, उसने सारी सूरत हाल बताई, तो लोग जमा हुए और उसके बाद उसके साथ अंदर दाखिल हुए। कि इसका वहम है या हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक है, तो कुर्सियां जितनी बाहर आके गिरी पड़ी थीं वो सच कह रहा था। पठान बहुत बहादुर होते हैं। वो सारे आगे बढ़ते गए, खौफजदा हुए बगैर आगे बढ़ते गए, यहां तक कि अल्लाह का नाम लेते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उस हाल के दरवाजे तक पहुंच गए। हाल का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर चारपाइयां उल्टी पड़ी हुई थी, सारा निजाम अंदर दरहम बरहम था। वो भारी भरकम जो चीजें रखी हुई थी वो भी अंदर
दरहम बरहम उनको गिरा दिया गया था, जो अकेला मजीद ऐसे नहीं कर सकता था। लेकिन अंदर अब कोई भी नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके चारों तरफ आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के उन्होंने फूंका मारा, सामान उसका आराम से वापस रखा और उसको बंद कर दिया। लेकिन मजीद के लिए एक ऐसा वाक़या था जो वो चाह के भी इसको नहीं भूल सकता था। वो कहते हैं ये मेरी पहली फैमिली का ये पहला वाक़या है जो मैंने आपको सुनाया। दूसरा वाक़या मजीद की बहन के साथ पेश आया। जिस घर में हम रहते थे, मजीद और उसकी सिस्टर, जिसका फर्जी नाम मैंने मजीद का भी फर्जी नाम रखा था, सिस्टर का नाम मिलता जुलता शाजिया रख रहा हूं। ये दूसरा वाक़या शाजिया के साथ पेश आया। अब तो जदीद घर बन गए, वक्त बहुत बदल गया, इमारतें बहुत बदल गई, लेकिन जिस हम घर में रहते थे, जिसका ये वाक़या है, उस वक्त उस घर के अंदर पानी के लिए एक मीठा कुआं भी था। उस मीठे कुएं से पानी निकाला जाता और घर के फर्द वही पानी पीते थे, वही नहाने के लिए वही पानी घर में इस्तेमाल होता था। सोर्स पानी का वही कुआं था, पुराने वक्त का बना हुआ कुआं, जिसके ऊपर बाकायदा रस्सा बांधा गया था, गोल गोल उसको घुमा के नीचे से पानी भरा जाता और अपने लिए डाला जाता। ये एक ऐसा घर था जहां पे काफी लोग मिलके मोहब्बत के साथ रह रहे थे। शाजिया कहती है, मेरी जिंदगी का वो वाक़या जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती, एक ऐसी रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं किस वजह से। मैं सोती थी, मेरी आंख खुल जाती थी, फिर मैं सोती थी, मेरी आंख खुल जाती थी। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कभी कभी बेचैनी सी हो जाती है। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, टेंशन नहीं थी, फिर भी मेरी आंख खुल रही थी। पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, करवटें बदल रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मुझे उठ के पानी पीना चाहिए, शायद मुझे प्यास लगी है, प्यास से मुझे शायद नींद आ जाए। सब अपने अपने बिस्तर पे गहरी नींद सो रहे थे। इस घर के अंदर जितने भी लोग अंदर और बाहर सो रहे थे, उनकी आवाज़ों से, खराटों से, उस खामोशी से ये एहसास था कि रात काफ़ी गहरी है। 2-3 बजे का टाइम है जिस वक्त हर इंसान गहरी नींद सो जाता है। सिर्फ वाहिद एक शाजिया ही थी जिसको अभी तक गहरी नींद नहीं आई थी, बाकी सब गहरी नींद में थे। खामोशी थी, हर तरफ खामोशी। रात की खामोशी भी एक खौफ से भरी खामोशी होती है। रात को अगर कभी आपके दिल में वहम आ जाए, खौफ आ जाए, तो वो जो रात का अंधेरा है वो भी आपको डरा देता है। लेकिन उसके दिल में कोई डर, कोई खौफ नहीं था। वो अपने बिस्तर से उठ गई। हाँ, मुझे पानी पीना चाहिए। उसने सब घर वालों की तरफ देखा, जो जो इर्द गिर्द मौजूद थे, सब के सब गहरी नींद थे। हर कोई ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। वो अपनी जगह से उठी कि मैं कुएं के पास जाऊं और वहां से पानी भरूं। दिन को तो इंसान तेज तेज चलता है, रात को हमेशा इंसान आहिस्तगी से चलता है। वो भी ऐसे नींद नहीं आ रही थी, समझ कुछ नहीं आ रही थी, पानी के बहाने उठी थी कि पानी पी के शायद नींद आ जाए। सो आहिस्ता से चलती हुई उस कुएं की तरफ गई। कुएं वाली साइड पे हल्की सी रोशनी थी। अभी वो कुएं के करीब नहीं पहुंची थी, कुएं से काफी दूर थी कि तभी उसके कदम वहीं खुद ब खुद रुक गए। जब मुझे कहानी भेजी रिहान ने, तो एक बड़ा कमाल जुमला कहा। मेरे दादा ने काफ़ी शादियां की। जो मेरी दादी हैं आज भी माशाअल्लाह जिंदा हैं, 80+ हैं, 80+, 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। आज भी उनके सर के बाल सब के सब ब्लैक हैं, एक भी सर के अंदर सफ़ेद बाल नहीं है। 80+ होने के बावजूद, 80 साल की होने के बावजूद एक भी सफ़ेद बाल नहीं है। आज भी माशाल्लाह हयात है। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे। एक लफ्ज़ उन्हें अभी, अबे या अदे, अदे मेरे ख्याल में कहा है। वो कहते हैं पठानी में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अदे कहते हैं, अदे। तो वो जब वहीं पे रुक गई तो इस बात पे परेशान हो गई कि उन्होंने देखा कुएं के पास अदे बैठी है।
ना सिर्फ बैठी है बल्कि उसने अपने बाल खोल रखे हैं, वही बाल जिनके बारे में मैंने कहा आज भी सब के सब काले स्याह हैं, एक बाल सफ़ेद नहीं है। और उन्होंने वो बाल सारे मुंह के आगे डाल रखे हैं और उनके हाथ में एक कंघा है और वो बालों में कंघा कर रही है। जिंदगी में अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई रात को उठ के इस तरह कुएं के पास जाके नहाए। किसी ने भी अगर नहाना होता था तो सुबह ही सब नहाते थे, रात को कोई भी नहीं नहाता था। वरना बाज़ जगहों पे ऐसा कल्चर होता है, होता होगा, कुएं होते थे पहले भी, लोग रात को भी गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही तो उठ के नहा लिया। लेकिन उनके यहाँ ऐसा कल्चर नहीं था, रिवायात होती हैं, उनकी कोई ऐसी रिवायत नहीं थी, इसलिए वो चौंक गई। हमारे यहाँ तो कोई भी रात को उठ के नहीं नहाता, तो अदे क्यों इस वक्त नहा रही है, नहा चुकी है और बालों में बैठी कंघा कर रही है। वो रुक गई कि मैं अदे को आवाज दूं, क्या हुआ है कि आप रात के इस पैर कंघा बैठी कर रही हैं। लेकिन एकदम से उसके दिमाग के अंदर जो ख्याल गया, पूरे जिस्म के अंदर चींटियां रेंगनी शुरू हो गई, खौफ एक तारी हो चुका था, हार्ट बीट तेज हो गई। जितने लंबे उसके बाल थे जो जमीन तक फैले हुए थे, इतने लंबे बाल तो अदे के नहीं थे, दादी के तो इतने लंबे बाल नहीं थे, वो तो इतने गहरे और लंबे बाल थे कि ना सिर्फ वो सारे बाल मुंह के आगे डाले हुए थे बल्कि चारों तरफ बाल ही बाल थे। वो जो भी वजूद था वो बालों के अंदर छुप सा गया था। उसकी निगाह इस तरह पड़ी थी कि उसने बाल सर के आगे किए हुए हैं और उस पर कंघा कर रही है, लेकिन साथ ही जब उसकी निगाह पड़ी इसी तरह के ही बाल उसके वजूद के चारों तरफ हैं जो ज़मीन पे फैल चुके हैं। ये तो किसी भी इंसान के इतने बड़े बाल नहीं हो सकते। और कोई भी फीमेल जिसके बड़े बाल हों भी सही, वो पूरे बाल उठा के अगर मुंह पे डाल दे तो पीछे वाले सारे बाल आगे आ जाएंगे, पीछे बाल नहीं होने चाहिए। लेकिन वो ऐसी पोजीशन में बैठी थी कि आगे भी सारे बाल थे, पीछे भी बाल थे, साइडों पे भी बाल थे। इतने ज्यादा बाल किसी इंसान के नहीं हो सकते। और जैसे ही उसको अंदाजा हो गया कि इतने बड़े बड़े बाल जिसके चारों तरफ फैले हुए हैं और कोई कुएं के पास बैठी है, तो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों वापस आना शुरू हो गई। वो एकदम से डर गई, उसका वजूद कांप रहा था, क्योंकि एक तो इतने बड़े बड़े उसके बाल थे और दूसरा जिस बात से वो चौंकी थी उसका कद इंसानी कद से काफी ऊंचा था। उस पूरे गांव में इतनी ऊंचे कद की औरत नहीं थी जितना उसका ऊंचा कद था। देखते ही उसने बालों की तरफ ध्यान दिया कि शायद अदे बैठी है, लेकिन बालों से जब अंदाजा हुआ इतना ऊंचा कद, और इतना ऊंचा कद होने के बावजूद फिर भी इतने बड़े बाल, तो कितने लंबे बाल होंगे, 6 फुट के, 7 फुट के, जो चारों तरफ फैले हुए थे। वो फौरन समझ गई सामने बैठा हुआ ऊंचा गहरे बालों से भरा हुआ वजूद तो किसी इंसान का लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये कोई इंसान नहीं है। जैसे वो चल के आई थी उल्टे कदमों, चलते 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 जब थोड़ी दूर चली गई तो भाग के अपने बिस्तर पर गई, चादर ली और अपने मुंह को ढांप लिया और कांपना शुरू हो गई। वो कांप इसलिए रही थी कि वो जो भी बैठी थी कहीं मेरी तरफ ना आ जाए, कहीं उसने मुझे देख ना लिया हो। बेशक मैं उल्टे कदमी आई हूं, अभी तक उसने मुझे देखा नहीं था। जब मैं उसको खड़ी देख रही थी वो कंघा किए जा रही थी, लेकिन मेरे आहिस्ता आहिस्ता वापस आने पे भी मुझे जब तक याद है उसने मुड़ के नहीं देखा था। मैं उसकी तरफ ही थी, उसने मुझे अभी तक नहीं देखा था। लेकिन जब मैं भागी हूं कहीं उसने मुझे देख ना लिया हो। काफी देर अपने बिस्तर पे खौफजदा डरती रही, डरती रही, डरती रही, खुदा का जिक्र करती रही, करती रही, करती रही। कब उसको नींद आ गई, कब वो जो खौफ की सिचुएशन उस पर तारी थी, कब तक वो पढ़ती रही। जब उसको यकीन हो गया काफ़ी लम्हे गुजर गए हैं, उसने आना होता तो वो आ चुकी होती, इसका मतलब है दिल को तसल्ली हो गई, उसने मुझे नहीं देखा, तभी इतनी देर से मैं चादर लेके लेटी हूँ। हो सकता है वो आते ही मेरी चादर उठा दे। वो जो दिल की धड़कन तेज थी, जिस्म कपकपा रहा था, इसी खौफ से कहीं अभी आएगी और मेरी चादर हटा के कहेगी हाँ बोल, मुझे देखने आई थी। लेकिन काफी देर वो कहती है जब मैं लेटी रही और वो नहीं आई, कब मुझे नींद आई और मैं सो गई। ये था दूसरा वाकया जो मजीद की बहन शाजिया के साथ पेश आया।
तीसरा वाक़या रिहान कहते हैं कि 2016 का है, जब मैं पाकिस्तान आया और मेरा एक कज़न अतीक रहमान, ये भी एक फ़र्जी नाम है, की शादी हो रही थी। अतीक रहमान उस वक्त दुबई में रहते थे। जब वो कहते हैं मैंने पहली दफ़ा 2015 में आपका राज प्रोग्राम देखा था, उस वक्त मैं दुबई में था, और मैंने पहली एपिसोड जब आपकी राज की देखी थी, उस कमरे में और भी लड़के थे, उसके बावजूद मैं वॉशरूम के लिए नहीं जा सका था। और मेरी ज़िंदगी की ऐसी खौफनाक रात थी जो मुझे आज भी याद है। मैं इतना डर गया था कि मैं कोशिश के बावजूद बाहर वॉशरूम के लिए नहीं जा सका था, इतना खौफजदा हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा आदी हुआ, नशा लगा राज का, कि आज इतना बहादुर हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उस्ताद मानता हूँ, मुर्शिद मानता हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता। आपके प्रोग्राम, आपकी वीडियोस देख देख के डर भी ख़त्म हो गया है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। रेहान भाई कहते हैं कि जी मेरे कज़न अतीक, जिसके साथ मेरा बहुत याराना था, बहुत दोस्ती थी, अतीक और रहमान, उसकी शादी हो रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई कि हमारा वो घर था जहां पे अतीक भी हमारे साथ रहता था। पठानों की जिस तरह की शादी के अंदर जो रस्मों रिवाज और सारा कुछ होता है वो बढ़ चढ़ के हुए, और मैंने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि मेरा बेहतरीन कज़न जो मेरा दोस्त भी था, उसकी शादी हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके शादी इख्तिताम पजीर हुई, और यूं दुल्हन अतीक के घर पहुंच गई। अतीक के घर के अंदर एक कमरे को सजा दिया गया था। वो नई नवेली दुल्हन का वो कमरा था जो आज वक्त के साथ ख़त्म हो चुका है। बहुत खूबसूरत होता था। जब किसी की शादी होती थी तो कमरों को फूलों से सजाया जाता था, सेज बनाई जाती थी। बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो सेज के बारे में। जो आपका बेड होता था, वो चाहे चारपाई का हो या बेड हो, उसको चारों तरफ खूबसूरत लड़ियां होती थी फूलों की, जो कागज़ी फूल होते थे। कुछ लोग असली फूलों की बनाते थे, कुछ कागज़ी फूलों से चारों तरफ आपके बिस्तर को ढांप दिया जाता था। फूलों की सेज कहा जाता था उसको, और पूरे कमरे के अंदर फूल ही फूल होते थे। वो इंतहाई खूबसूरत उसको शादी के लिए सजाया जाता था उस कमरे को, और कई महीनों तक वो कमरा इसी तरह सजा रहता था। 2-3 महीने के बाद लोग जाके अपने उस कमरे से उस फूलों को हटाते थे। अतीक के कमरे को भी उसी तरह सजा दिया गया, और नई नवेली दुल्हन अपने उस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसको भी अपना कमरा बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा कमरा था, बहुत खूबसूरती से उसको सजाया गया। उस रात हम लोग जागते रहे। शादी खत्म हो चुकी थी, दुल्हन अपने घर आ चुकी थी। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, लेकिन हम थक चुके थे। खैर, हम सो गए। अगले दिन मुझे किसी काम से किसी दूसरे शहर जाना था, और मैं उस काम से एक और शहर चला गया, क्योंकि नाम उन्होंने कहा फर्जी रखने, इसलिए वो मैं शहर भी नहीं बता रहा कौन सा शहर है। तकरीबन 10 दिन का मेरा ट्रिप वहां पे रहा। 10 दिन बाद मेरा पीछे राब्ता हुआ तो एक बात मेरे कानों तक पहुंची। अतीक अपने कमरे में रात को नहीं जाता। वो अपनी बीवी से अभी तक नहीं मिल पाया। उसका और उसकी बीवी के बीच में कोई भी अज़वाजी ताल्लुक नहीं बन सका। वो अपनी बीवी से बहुत दूर है, यहां तक कि वो लड़की तो उसी कमरे में रहती है जो दुल्हन है, लेकिन अतीक, जिसको 10 दिन हो गए शादी को, वो दूसरे कमरे में सो रहा है। मेरी ये खबर बहुत हैरान कुन थी। मैं रवाना हुआ, और जब वहां पहुंचा तो मैंने अतीक से मिलते ही पूछा, क्या हुआ है, ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या ये बात सच है? तो अतीक ने कहा, हां, ये बात बिल्कुल सच है। क्यों, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या हुआ अतीक कि तुम अपनी दुल्हन के कमरे में नहीं, अपने कमरे में नहीं, जिसको इतने प्यार से सजाया गया था, उसमें नहीं सोते, अलग क्यों सो रहे हो? तब उसने कहा, बैठो मेरे पास। और उसने मुझे बताना शुरू किया कि जब उस रात, जो एक ख्वाबों की रात होती है, वो जिसके लिए आपने सपने देख रखे होते हैं, वो रात जो मर्द की ज़िंदगी की, औरत की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है, जब वो जाके अपनी बीवी का घूंघट उठाता है, उससे दिल की बातें करता है, उस दिन उसको एहसास होता है, आज मैं अकेला नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई और भी आ चुका है, मेरा लाइफ पार्टनर। मैं भी
उस कमरे में दाखिल हुआ। उस सजे बिस्तर पे जो चारों तरफ फूलों से ढका था, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास गया, मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही मुझे एहसास हुआ मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा। मैं उसके साथ बैठ गया। अब काफी बातें करते रहे। वो शर्मा रही थी, बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। मैं था जो मुसलसल उससे बातें किए जा रहा था। काफी देर ऐसे बातें करने के बाद मैं भी थक चुका था, बहुत शदीद मुझे थकावट थी। इतने दिन से मुसलसल शादी के जो फंक्शन चल रहे थे उसमें बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी बहुत थकी हुई है और उसने इज़हार भी किया बहुत थक चुकी है, और मुझे भी लगा मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो मैंने उसे कहा मैं ऐसे चंद घंटे, चंद लम्हे सोना चाहता हूँ। ये लफ्ज़ अदा नहीं कर सके, लेकिन इशारों में जिस तरह कहते हैं, मैं ऐसे ज़रा सर रखूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। ऐसी थकावट मेरे ऊपर, ऐसी गनूदगी सी मेरे ऊपर तारी हुई कि मैंने बिस्तर पे सर रखा और मैं सो गया। कितनी देर सोया मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, कितने लम्हों बाद खुली ये तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा कि मैं हुजरे अरूसी यानी उस कमरे के अंदर सोया हूं जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिर्फ कमरा दुल्हन की तरह नहीं सजा, मेरे पल्लू में मेरी दुल्हन भी लेटी है। और फिर इस एहसास के साथ जब आंख खुली, हो मैं सो गया था, कुछ लम्हों के लिए थका हुआ था, मेरी दुल्हन लेटी है मेरे पास। और प्यार भरी निगाहों से जब मैं अपनी दुल्हन की तरफ देखा जो इस वक्त सो रही थी, मेरी आंख तो खुल गई थी। खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्यार भरे अंदाज में अपनी गर्दन अपनी दुल्हन की तरफ घुमाई तो एकदम से मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी दुल्हन तो वहीं पे सो रही थी, लेकिन उसके मुंह से जो उसकी जुबान थी इतनी लंबी होकर बाहर निकली हुई थी कि उसके सीने तक आई हुई थी। ऐसे गर्दन घुमाते घुमाते जैसे ही मैंने देखा, एकदम से मुझे झटका लगा। और जैसे ही वो मैंने देख लिया मंजर, मैं एकदम से उठ के बैठ गया, फिर तस्दीक करने के लिए कहीं ख्वाब में तो नहीं हूं, कहीं नींद में तो नहीं हूं, लेकिन वो हकीकत थी। हकीकत, वो सो रही थी, वही थी मेरी दुल्हन, वही जिसका मैंने घूंघट उठाया था, लेकिन उसकी जुबान ही थी जो बाहर निकली हुई थी। इतनी लंबी जुबान जो बाहर, वो गहरी नींद सो रही थी, वही जुबान बाहर निकली हुई थी, वो गहरी नींद सो रही थी। मुझे एकदम से इतना खौफ आया उसके साथ, जिसको मैंने सोता हुआ देखा, जिसकी जुबान इतनी बाहर निकली हुई थी। मैंने एकदम से छलांग मारी और मैं भागता हुआ बाहर चला गया। ये रात का ऐसा पहर हो चुका था, सब सो रहे थे। अब मेरे लिए एक बात शर्मिंदगी भी थी कि मैं क्या किसी को बताऊं क्या हो गया है। और मुझे जहां सोने के लिए बाहर जगह मिली, मैं सो गया। सुबह जब घर वालों ने देखा तो सब परेशान हुए, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मैंने घर वालों से कहा पता नहीं मैंने रात क्या ख्वाब देखा है या क्या भयानक मंजर था, रात ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे घर वालों ने कहा इस बात को बताने की किसी को जरूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल सी लड़की है, वो कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर, तुम्हारा वहम है या डर गए हो या क्या देख लिया है। वो इसी खानदान, इसी कबीले से है, बचपन से लेकर आज तक पली बढ़ी और जवान हुई है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और मखलूक से ताल्लुक़ रखती है जिस तरह तुम उसके बारे में बता रहे हो, जैसे वो कोई चुड़ैल हो या कोई जिन्नी हो। नहीं, वो एक लड़की ही है। इस बात को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगली रात उसी तरह आन पहुंची जब मुझे कहा गया जाओ अपनी बीवी के पास। और मैं जाने को क्यों तैयार हुआ था, इसलिए कि जब दिन को मेरी बीवी जागी थी, बाहर आई थी, मैं उस कमरे में अभी तक दोबारा नहीं गया था, वो जब बाहर आई मैंने उसको देखा तो मुझे अपने ऊपर खुद से शर्म सी आई कि मैं तो एक बहादुर जवान हूं, ये क्या मैंने रात किया है। कितनी खूबसूरत है, कोई भी ऐब नहीं है उसके अंदर, 4 चांद लगा दिया अल्लाह ताला ने उसकी खूबसूरती दे के। अदब अदाब भी उसमें है, सीरत की भी अच्छी है, सूरत की भी अच्छी है। फिर ये मैंने रात क्या किया है? कहीं मैं डर गया हूं, कहीं मेरे थकावट की वजह से ऐसा हुआ है, मेरा वहम था, क्या था? दिन को मैं उसके साथ बहुत अच्छी तरीके मिला, हमने गपशप की, इकट्ठे नाश्ता किया, दिन का खाना खाया, रात का खाना खाया, हम इकट्ठे रहे दोनों मियाँ बीवी। लोग आते रहे, मेहमानों का सिलसिला था, मुबारकबादों का सिलसिला था, मिलना मिलाना था, सब कुछ था। हमने इकट्ठे टाइम गुजारा और जब रात आ गई तो मैं तैयार हो गया। नहीं, रात मेरा वहम था, ऐसी कोई बात नहीं। और
मैं फिर से अपनी बीवी के साथ दूसरी रात अपने कमरे में पहुंच गया। अब उस कमरे में पहुंच के मेरी बीवी ने कहा, मैं थक गई हूं, थोड़ी देर सो लूं। मैंने कहा, हां तुम सो जाओ, क्योंकि रात मुझे भी सही तरीके नींद नहीं आई थी। मैं बाहर जाके सोया था। अब मैं भी थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था और मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, क्योंकि गहरी नींद में नहीं सोया था, ये सोच के सोया था कि मैं जाग जाऊंगा, और जैसे ही मेरी आंख खुली, बीवी अभी तक सो रही थी। और मैंने रोमांटिक मूड में एक मोहब्बत वाले अंदाज में बीवी की तरफ देखा, उसको गले लगाऊं, और जैसे उसकी तरफ देखा, फिर वही मंजर आंखों के सामने था। उसकी जुबान लंबी होकर बाहर तक आ चुकी थी। और फिर से मुझे झटका लगा और मैं उठ के बैठ गया। एकदम से मैं भागा नहीं, ये तसल्ली करने की कोशिश करता रहा कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं। क्या है? उसकी जुबान बाहर कैसे आ जाती है? उसकी आंखें बंद हैं, वो सोई हुई है, नाक उसी तरह है जितना था, लेकिन होंठ भी उतने हैं, सिवाय इसके कि होंठों के अंदर से एक जुबान है जो बाहर निकल के आ चुकी है। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर से मेरे अंदर एक खौफ तारी हुआ, कपकपाहट तारी हुई, और मैं भागा और फिर बाहर जाकर सो गया। मैंने किसी को जगाया नहीं। फिर घर वालों ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने फिर वही सारी कहानी सुनाई। तो घर वालों ने कहा, तो तुम फिर पागल हो, अगर कुछ ऐसी बात है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है, तुम उसको जगा दो, तुम जगा के उससे बात करो। हो सकता है तुम्हारा ख्वाब हो सकता है तुम्हारा वहम हो। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे साथ रात को कोई और चले। तुम जाओ, रात को अगर ऐसी बात नजर आती है तुम उसको जगा देना। दूसरा दिन भी हमने दोनों ने इकट्ठे गुजारा, उस तरह खाया पिया, मेहमानों का सिलसिला हुआ। किसी को भी अभी तक बाहर यह खबर नहीं हुई थी। इस खबर को छुपाया गया था घर वालों के कहने पे कि रात आ पहुंची। अब मुझे उसके से इतना खौफ हो रहा था कि आज मैं सोना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था मैं अपने कमरे में तो जाऊं, लेकिन आज मैं सोऊंगा नहीं। हम दोनों गए, हम बिस्तर पर जाकर लेट गए। मैं उससे बातें करता रहा, वो भी मुझसे बातें करती रही। अब हमारी दोस्ती हो चुकी थी। शर्म हया का जो एक लेवल होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत जिस तरह करते हैं, पहली रात तो बीवी सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती है, अक्सर तो गर्दन हिला देती है। आज वो मेरी बातों का जवाब दे रही थी, हम बातें करते रहे, वो बिल्कुल ठीक थी। बातें करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे वो सो गई है। आज मैंने कमरे में रोशनी ऑन रखी हुई थी। वो जो मध्यम से एक रोशनी होती थी, मैंने पूरा कमरा जगमगा दिया था कि आज मैं तसल्ली करना चाहता था। घर वालों ने जिस तरह कहा था उसी तरह देखना चाहता था। मेरा वहम है या हकीकत है कि फिर से मुझे ऐसा लगा मैं सीधा लेटा हुआ था और उससे बात कर रहा था, क्योंकि अभी तक मैं उसी की तरफ करवट लेके बातें कर रहा था कि मैं थक सा गया, मेरा बाजू थक सा गया और मैं सीधा हुआ ताकि अपनी कमर को सीधा कर सकूं। और जैसे ही मैं सीधा हुआ, अभी सीधे हुए 3-4 सेकंड ही हुए थे, ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकंड हुए होंगे कि मुझे लगा हल्के हल्के खराटों की आवाज आ रही है, ऐसे जैसे कोई नींद में जाता है तो ऐसे हल्की हल्की सी आवाज। मैं कहा ये क्या, इतनी जल्दी सो गई। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वही उसकी हालत इतनी ही सेकंड्स के अंदर हो चुकी थी और वो सो चुकी थी और जुबान उसकी बाहर आ चुकी थी। अब ये वहम नहीं था, कमरे के अंदर रोशनी थी, कमरा जगमगा रहा था, पूरा कमरा जल रहा था, रोशनी से भरा हुआ था। और 3-4 सेकंड की ही बात हुई थी। तो फिर इतनी जल्दी कैसे हुआ कि जुबान बाहर आ गई? आज सही लाइट के अंदर जब मैंने जुबान को देखा था तो तब मुझे अंदाजा हुआ ये जुबान उसी की ही है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके, हौसला करके उसके बाजू पे कांपता हुआ अपना हाथ रखा ताकि उसको जगा सकूं, और उसके बाजू पे हाथ रख के उसको झंझोड़ दिया।
और जैसे ही इसको मैंने झंझोड़ा तो उसकी आंख खुल गई, और उसकी जैसे ही आंख खुली तो जैसे ही मैंने आंख के अंदर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये आंख मेरी बीवी की नहीं है। और जैसे ही मैंने आंख की तरफ देखा तो वो उसी वक्त बोली, उसी लंबी जुबान के साथ। वो जुबान हिली, क्या हुआ? और वो बिल्कुल क्लियर बोली थी। जब किसी की जुबान इतनी लंबी बाहर निकली हुई हो और वो सही नहीं बोल सकता, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो जुबान बोलने में मदद करती है। जुबान ऊपर नीचे इधर उधर लग के लफ्ज़ों का इजहार करती है। लफ्ज़ों की अदायगी जुबान से ही होती है, और जुबान जब बाहर हो, क्या हाल है, तो सही तरीके नहीं बोलती। वो बिल्कुल क्लियर बोली थी इतनी लंबी जुबान के साथ, लेकिन जो आंखें थी आज तस्दीक हो गई, वो आंखें भी उसकी नहीं थी, काली स्याह हो चुकी थी। वो जो सफ़ेद सा हिस्सा होता है वो सारा गायब हो गया था, काली स्याह आंखें थी। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने बाहर दौड़ लगा दी। आज मैंने जाके घर वालों को जगा दिया, जिनको पता था। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा चलो मेरे साथ देखो। घर वाले उठ के आ गए। जब अंदर पहुंचे, फूलों को हटा के उन्होंने अंदर बैठी हुई उस दुल्हन को देखा, जो पहले लेटी हुई थी, अब वो उठ के बैठ चुकी थी। तभी उन्होंने देखा बिल्कुल वो नॉर्मल थी। उसकी कोई जुबान बाहर नहीं निकली हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल अपनी असली हालत में वापस आ गई थी। मैंने आंखों को बहुत खौफनाक हालत में देखा था, जुबान को बहुत बुरी तरीके से देखा था। मेरे घर वालों ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये क्या है, वो तो ठीक है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं घर वालों के पीछे से खड़ा होकर देख रहा था, घर वाले आगे देख रहे थे। मैं फिर भी भाग के बाहर चला गया, मुझे नहीं सोना इसके साथ। और अब तुम आए हो, तुम्हें मैं ये सारी सूरत हाल बता रहा हूँ। ये सूरत हाल है, आज 10 दिन हो गए हैं, 11वां दिन है। मैं अभी तक अपनी बीवी के पास नहीं गया। मैं अपने उस कमरे में भी नहीं जाता। दिन को उससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, बातचीत होती है, मियाँ बीवी की तरह होते हैं। रात में उस कमरे में नहीं गुजारता। मैंने अपने घर वालों को बता दिया है। काफ़ी मौलवी साहब के पास भी गए हैं, काफ़ी लोगों के पास पता भी कराया है। सब ने, किसी ने तवीज़ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन अभी तक मेरा खौफ ख़त्म नहीं हुआ। मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा पा रहा। रेहान कहते हैं जब वो मुझे ये बात बता रहा था तो उस वक्त पता नहीं एक चीज़ जो मैंने महसूस की, मेरी गर्दन खुद ब खुद उस कमरे की तरफ मुड़ रही थी। मैं अपनी गर्दन को रोकना चाह रहा था, उस कमरे की तरफ ना देखूं। उस कमरे के सामने ही हम बैठे बात कर रहे थे, लेकिन मेरी गर्दन खुद ब खुद मुड़ जाती। साइकोलॉजिकली भी होता है, इंसानी दिमाग है, जब इस तरह के वाक़यात, इस तरह के बातें सुनता है तो खौफ की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं रोकना चाह रहा था कि मेरी गर्दन ना जाए, लेकिन मेरी गर्दन उधर ही जा रही थी। मैंने कहा कोई पता करते हैं इसका, कोई हल देखते हैं उसका। उसके बाद मैं वहाँ से, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, मुझे अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, उस घर में नहीं बैठा गया। मैं वहाँ से चला गया। और अगली सुबह मैं जब अपने उस कज़न अतीक और रहमान से मिलने के लिए उसके घर पहुँचा तो मैंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अतीक का घर, मैंने शुरू में मेरा मैं गलत कहा है, वो अलग घर है, उसका कज़न है। रेहान का घर अलग है। सुबह सुबह जाके मैंने अतीक और रहमान का दरवाज़ा खटखटाया। जिसने दरवाज़ा खोला वो कोई और नहीं, अतीक की बीवी थी। क्योंकि मैं 10 दिन बाहर रहा था, 11वें दिन आया था और रात मैंने कहानी सुनी थी और मेरी गर्दन उस तरफ मुड़ जाती थी और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बेचैनी की वजह से मैं चला गया था। और सुबह सुबह मेरा आज उसका आमना सामना हुआ, 11वें दिन। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो मेरी पहली निगाह उसकी आंखों की तरफ गई। यकीनन दिन की रोशनी थी, उसकी ज़ुबान तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे इंसान की ज़ुबान अंदर होती है, लेकिन मेरी पहली निगाह उसकी आंखों की तरफ पड़ी। और जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो मेरे जिस्म के अंदर कपकपाहट, इंतहा की कपकपाहट पैदा हो गई। अतीक ने ठीक कहा था। और सुबह मैंने उन आंखों में देखा था तो वो आंखें गैर मरई आंखें थी, ऐसी आंखें जिनको कोई भी देखे तो खौफ से बेहोश हो जाए। नहीं, वो मेरा वहम नहीं था। मैंने कुछ सेकंड्स के लिए उन आंखों को देखा जो काली स्याह थीं, उनके अंदर सफ़ेद था ही कुछ नहीं। लेकिन जब उसने झपकी और दोबारा वापस की तो वो सफ़ेद अपनी जगह पे नॉर्मल उसी तरह की आंखें हो गई थी जैसे आंखें होती हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ही मुझे अंदाज़ा हो गया था
कि जैसे आई और जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो वो काली स्याह आंखें थीं, जैसे उसने मुझे बताई थी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकी और झपकने के बाद आंखें दोबारा खोली तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन मैं समझ गया था अतीक ठीक कर रहा है, उसका वहम नहीं है। आंखों को अपनी आंखों से मैं देख चुका था, आंखें वैसी ही हैं जैसी अतीक ने देखी हैं। और मैं जल्दी से वहीं से ही वापस चला गया। और मैं अतीक से जब मिला और उसको मैंने बताया कि तुम सही कह रहे हो, मैंने भी देखा है। उसके बाद अतीक का काफ़ी जगहों पे इलाज होता रहा। वो कहते हैं 6 महीने मुसलसल अतीक अपनी बीवी से दूर रहा। 6 महीने दोनों की यही सूरत हाल रही कि फिर उनको एक बुजुर्ग मिले, उनके आगे सारी सूरत हाल रखी गई। तो उन बुजुर्ग ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उस बच्ची को मेरे पास लेके आओ। जब अतीक की बीवी को उनके पास लेके गए तो वो काफ़ी देर पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे और उसके बाद कहा बेटी मेरी तरफ देखो। उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट थी, वो कांप रही थी। उस दिन घर के कुछ लोगों ने भी उसकी आंखों को उसी तरह देखा था जिस तरह अतीक ने और मैंने देखा था। लेकिन उस दिन उस बुजुर्ग ने जो पढ़ाई की उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल इसलिए हो गई कि बुजुर्ग ने कहा ये बच्ची बिल्कुल इंसान ही है, इस बच्ची के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन करने वाले ने कुछ ऐसा किया है कि शौहर इसको जब भी देखे इससे दूर रहे। एक ऐसा जादू जो शौहर और बीवी को दूर रखने के लिए किया गया था। शौहर जब भी अपनी बीवी को देखता था तो उससे खौफजदा होकर भाग जाता था ताकि इनके बीच में एक रिश्ता ना बन सके। जाओ, आज से ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, जाओ अपनी बीवी को ले जाओ। और उस पढ़ाई के बाद जब अतीक अपनी बेगम को उस रात अपने कमरे में लेकर गया और वो दोनों मियाँ बीवी रात सारी जागते रहे, बातें करते रहे, तो कुछ भी ऐसा ना हुआ जिससे अतीक डर जाता। उसकी बीवी बिल्कुल नॉर्मल रही और उस दिन के बाद से दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहना शुरू हो गए। फिर उनकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने काफ़ी पेज बनाए हुए थे रिहान ने, मुझे वाक़यात सुनाते गए और मैं जो है वाक़यात लिखता गया। अगला वाक़या जो है उनके एक अंकल हैं, अंकल मुजाहिद, उनके साथ आया पेश, बल्कि ये अगला वाक़या है। और यहाँ उनकी एक सिस्टर हैं रिहान की, जिनका फ़र्दी नाम मैंने रखा है खतीजा। वो कहते हैं अभी मैंने अपनी उस बहन से बात की है कि मैं मदर भाई को स्टोरीज भेज रहा हूँ, उस वाक़े के बारे में तुमसे बात करनी है। तो वो डर सी गई, कहती नहीं 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 प्लीज़ मुझे उस वाक़े के बारे में कोई बात नहीं करनी। वो अभी भी खौफज़दा हो जाती है, अभी भी उस वाक़े के बारे में उससे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उस वाक़े ने मेरी बहन को हिला कर रख दिया था। खतीजा उस वक्त तालीम हासिल कर रही थी दीन की। हमारे यहाँ लड़कियों को दीन की तालीम दी जाती है। मेरे घर के अंदर मेरी वाहिद बहन खतीजा ही थी जो दीन की तालीम हासिल कर रही थी। माशाल्लाह तालीम में बहुत आगे थी, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ख्याल रखने वाली फैमिली का। वक्त ऐसे गुजरता रहा कि एक दिन ऐसा हुआ जिससे पूरे घर वाले परेशान हो गए कि खदीजा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन जब कमरे में दाखिल हुए तो खदीजा की आंखें खुली हुई थीं, बाल उसने खोल रखे थे। वो जो सर पे हर वक्त दुपट्टा होता है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, लड़कियां कभी भी दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं आती, वो दुपट्टा उतर चुका था, उसने बाल खोल रखे थे और उसकी आंखें इस अंदाज में खौफनाक थीं कि घर वालों ने एकदम देखते ही कहा ये क्या हुलिया बना रखा है, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा। तभी जब वो बोली, एक बारीक सी आवाज, ऐसी बारीक सी आवाज जैसे किसी इंतहाई छोटे से मासूम से बच्चे की आवाज होती है, और वो बहुत छोटे से बच्चे की तरफ जब बोली तो घर वाले डर से गए कि ये क्या हुआ है इसको। तभी उसने कहा मैं खतीजा नहीं हूं, जिसे तुम खतीजा समझकर बात कर रहे हो, मैं खतीजा नहीं हूं, मैं कोई और हूं। मुझे ये पसंद आ गई है, अब मैंने इसी के वजूद के अंदर रहना है।
ख़वातीन जो घर के अंदर मौजूद थीं वो खतीजा से बात करती रहीं। जब कुछ समझ ना आया और खतीजा मुसलसल एक बच्ची की सी आवाज़ निकाले बाल खोले बैठी रहीं, तो घर के बुज़ुर्गों को, जो मर्द थे स्पेशली, बुलाया गया कि ये माजरा हो गया है। मर्द पहुँचे। बेटियां जैसे ही बाप, चाचा, मामा, ताया, फूफा जो भी आते हैं उनको देखते ही फ़ौरन सर पे दुपट्टा लेते हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई कैफियत में बदलाव नहीं आया था। वो वैसी ही बाल खोले बैठी थी। घर के बुज़ुर्ग उसके सामने आके खड़े हुए थे और उसी तरह ही वो टिकटिकी बांधे आंखें खोले देखी जा रही थी, जैसे मैसेज दे रही हो मैं हूं ही नहीं। और बुजुर्ग भी समझ गए थे हमारी बेटी तो इतनी अदबो आदाब वाली, इतनी फर्मा बरदार, सबसे बेहतरीन बच्ची हमारी यही है, ये कैसे हो सकता है इस वक्त वो अदबो आदाब का ख्याल ना करे और इसी तरह बाल खुले छोड़ के बैठ के ऐसे गुस्से से देखी जा रही। तो आगे बढ़े घर के बुजुर्गों ने पूछा, क्या हुआ बेटा? खतीजा क्या हुआ है? तो एकदम उसने गुस्से से साथ खड़े एक मर्द की तरफ देखा, कहा ये नमाज नहीं पढ़ता, इसको कहो नमाज पढ़े। एक और की तरफ इसने इशारा किया, एक फीमेल की तरफ, इसको कहो ये भी नमाज नहीं पढ़ती, ये भी नमाज पढ़े। वो जिस तरीके बोल रही थी उससे लग रहा था ये जो आवाज़ है किसी इंतहाई मासूम बच्ची की आवाज़ है, खतीजा की आवाज़ नहीं है। बुजुर्गों ने कहा, खतीजा क्या हुआ है तुम्हें? तो एकदम से उसने गुस्से से इस तरह देखा जैसे वो शदीद उसको गुस्सा आ रहा हो कि तुम कैसा मुझसे सवाल पूछ रहे हो? उसने कहा, क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे? एक मासूम बच्ची की सी आवाज में। उन्होंने कहा, ये तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने कहा, मैं खतीजा नहीं हूं, मैं इसके वजूद के अंदर हूं। कौन हो तुम? सवाल पूछा गया, अंदर से जवाब आया उसके वजूद के अंदर से, खतीजा के वजूद से, मैं एक परी हूं और मैं एक नहीं, हम 6 परियां हैं, 6। वो 6 की 6 इसके वजूद के अंदर आ चुकी हैं। घर वाले पूरे 6 परियां, हम समझे नहीं। तो साथ ही वो आवाज बदल सी गई, वो जो मासूम छोटी बच्ची की आवाज थी उसी आवाज के अंदर बदलाव सा आ गया और एक और मासूम बच्ची की आवाज में कोई और बोली, हां मैं भी इसके साथ हूं। तभी एक तीसरी आवाज आई, एक और मासूम बच्ची की आवाज, मैं भी इसके साथ हूं। चौथी आवाज, मैं भी इसके साथ हूं। पांचवी आवाज, हां मैं भी इस वजूद का हिस्सा हूं। छठी आवाज, मैं भी हूं, हम 6 हैं। अब यकीन आ गया। एक इंसान कभी भी 1-2 आवाजों के अलावा आवाज तो बदल ही नहीं सकता। तो वो मासूम बच्ची खतीजा जो कभी जिंदगी में मासूम और सीधी सादी सिर्फ तालीम पे फोकस करने वाली बच्ची थी, उसके अंदर 6 आवाजें थी। ये क्या माजरा था? घर वाले सब परेशान खड़े थे। अब बुजुर्गों ने जब उसके सर पे हाथ रखा तो उसने आराम से हाथ इस अंदाज में हटा दिया जैसे गुस्से से देख रही हो कि अब दोबारा हाथ रखा तो मैं हाथ फेंक दूंगी। अब बुजुर्ग उसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू हो गए, उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। उसको खाने को दिया गया, वो खाना फेंक देती थी। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये सूरत हाल सारा दिन उस पे यही सूरत हाल रही। वो एक ही अंदाज में बैठी रही, पलकें एक ही जगह पे उसकी रुकी रहीं और मुसलसल उसके अंदर से कोई ना कोई परी बोलती थी। लेकिन जिस परी से पहली दफा उनकी बात हुई थी ज्यादा वही बोलती थी, लेकिन कभी कभी कोई और भी बीच में बोल पड़ती थी। नाम तो किसी का पता नहीं किस परी का क्या नाम है, लेकिन यह पता लग गया था उसके वजूद के अंदर 6 परियां रहती हैं। घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे, ना सिर्फ परेशान बल्कि बहुत ज्यादा डर गए थे, हमारी बच्ची को क्या हो गया है। रेहान कहता है, मैं खुद खड़ा सोच रहा था ये क्या हो गया है। मुझे लग रहा था मेरी बहन के दिमाग को कुछ हो गया है, मेरी बहन का दिमाग हिल गया है, इसको कोई दिमागी प्रॉब्लम आ गई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बहन के अंदर कोई परी वगैरह है या कोई 6 परियां हैं। दिमाग की जब इस तरह की हालत होती है तो बाज़ों का डॉक्टर भी कहते हैं कि दिमाग के अंदर ऐसा हो जाता है कि इंसान मुख्तलिफ ज़ुबानें भी बोलना शुरू कर देता है जो उसने कभी ज़िंदगी में सुनी भी नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं कि कहते हैं दिमाग जब अजीब सा हो जाए तो इंसान जिसने ज़िंदगी में उर्दू के अलावा बोला कुछ ना, इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, फारसी बोलना शुरू कर देता है। मुझे लगा मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है।
कोई दिमागी खलल आ गया है, कोई दिमाग के अंदर इस तरह का इशू आ गया है जिसकी वजह से वो इस तरह बोल रही है। मुश्किलों से सारे दिन उसकी कोशिश के बावजूद हम उसको नॉर्मल नहीं कर सके। मुश्किलों से रात को सिर्फ उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाया गया। कुछ तो उसके वजूद के अंदर जाए, लेकिन उसके कुछ भी वजूद के अंदर नहीं गया सिवाय पानी के। घर वाले सारा दिन कोशिश करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पढ़ के फूंकते रहे, जो कुछ करते रहे, उसकी एक ही हालत रही, वो एक ही हालत में रही। और कोई भी इंसान सारा दिन एक पोजीशन में नहीं रह सकता। आखिरकार घर वालों ने थक हार के रात को उसी हालत में उसको लिटा दिया, किसी तरीके सो तो जाए। उसको बिस्तर पर लिटा दिया गया। घर की जो बुजुर्ग खवातीन थी उसके पास बैठ गई, लेकिन वो कहती हैं मजाल है जो रात सारी उसने आंखें बंद की हों। वो उसी तरह आंखें खोले लेटी रही। घर वाले कभी कभी ऊँग लेते थे, कभी कभी उनको नींद आ जाती थी, आंखें कुछ लम्हों के लिए बंद करते थे, लेकिन उसकी आंखें जब भी देखते उसी तरह खुली होती। वो लेट ज़रूर गई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हुई थी। जिस तरह उसकी आंखें सारा दिन एक जगह पे रुकी रही थी, उसकी आंखों को तो अब थक जाना चाहिए था, पलकों को थक के सो जाना चाहिए था, नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं सोई, उसी तरह लेटी रही। घर वाले कहते हैं अगली सुबह हो गई, लेकिन अभी तक उसकी हालत ऐसी ही थी। अभी तक उसकी हालत के अंदर कोई बदलाव नहीं आया था। अब वो फिर उससे हम कलाम होने की कोशिश कर रहे थे। इतना समझ गए थे, घर वाले के कुछ फर्द कह रहे थे कि अगर ये कोई परी है तो हम इस परी से बात करें। क्या वाकई कोई परी है? तो परियां तो बहुत कुछ गैब का इल्म भी जानती होंगी, परियों को तो बहुत कुछ पता भी होगा, तो इनसे कुछ पूछा जाए, कोई बात की जाए। उससे बात करने को तैयार थे कि आए इम्तिहान लेते हैं परी का, परी क्या कुछ जानती है, क्या कुछ ऐसी बातें बता सकती है जो कोई भी ना जानता हो, परी को पता होनी चाहिए। और मैं इसके लिए जहनी तौर पे तैयार हो गया था कि अपनी बहन को पेशावर अस्पताल में लेकर जाता हूं और इसका दिमाग का सिटी स्कैन करवाता हूं, डॉक्टर को चेक करवाता हूं मेरी बहन के दिमाग को क्या हो चुका है। और घर वालों को अब ऐसा लगना शुरू हो गया था कि नहीं, इसके ऊपर वाकई कोई परी आ गई है। मैं इंतज़ार में था मौका मिले मैं इसका चेकअप करवाऊं। काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि अभी काफ़ी कहानियां हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, अभी इस बहन की हैं, और भी वाक़यात हैं जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं रेहान भाई ने। तो वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में कल आपको सुनाऊंगा। मैं इसको और भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी थक जाता हूँ, 1 घंटा बोलना मुसलसल काफ़ी होता है। तो 3 स्टोरीज अभी सुना रहा हूँ। पाँव का मेरा अभी तक सूरत हाल ऐसी है, नॉर्मल नहीं हुआ, और जैसे ठीक होगा इंशाल्लाह 5 स्टोरीज़, और एक दिन लाइव भी मैं स्टोरी के लिए किया करूँगा। हम लोग लाइव आ पाएंगे और आके अपनी स्टोरी मुझे सुना सकेंगे। तो आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजते रहिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9292 पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ +92 313665550। इस पे आप कहानी व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज अगर आप रिकॉर्ड करें, कोई बात भूल गए हैं, तो फिर एक छोटा नीचे वॉइस मैसेज कर दीजिए, लेकिन आखिरी आपका लफ्ज़ हर सूरत में STORY स्टोरी लाजमी होना चाहिए। अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। सो आज की इस हॉरर स्टोरी से मज़ा, हाँ, जो कुछ लोगों ने जो मुझे फ़ाइलें भेजी हुई हैं, जिस तरह रेहान भाई से मेरा रब्ता हुआ है, इनकी फ़ाइल भी मिसिंग थी। जब मैंने उसको ओपन किया तो वो ओपन नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इनको कहा कि आपकी स्टोरी मेरे पास ओपन नहीं हो रही, प्लीज़ आप दोबारा सेंड करें। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन दोबारा सेंड कर दिया, तो उनकी कहानी चल पड़ी है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिनका नंबर अभी तक नहीं आ सका और उनको मैंने मैसेज किए हुए हैं, कि काफ़ी उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मैसेज किया कि अपनी कहानी दोबारा सेंड करें, उन्होंने मुझे दोबारा सेंड नहीं की। जिनकी कहानी अभी तक शामिल नहीं हो सकी तो वो प्लीज़ एक दफ़ा खोल के देख लें, उनको मेरा मैसेज आया हुआ होगा कि अपनी कहानी मुझे दोबारा सेंड कर दें, ताकि मैं फिर आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। सो आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।